सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में जो हमने संख्या 1 से लगाकर 18 तक के सारे प्रश्नोत्तर हैं वो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है और अब ये उसके आगे का पार्ट 2 जिसमें 19 से लेकर आगे तक की संख्या है वो डिसाइड की गई है। तो इसमें जो अब हमारा प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति की असफलताओं के कारणों को समझाइए, या क्या वजह रही कि जो 1857 की क्रांति हुई वो असफल रही, तो उसके पीछे कौन कौन से कारण मौजूद थे। तो हम कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर में देखिए कि 1857 की क्रांति जनता का एक बहुत बड़ा विद्रोह था। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने संपूर्ण भारत की जनता ने भाग लिया था, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भाग है इस क्रांति के अंदर शामिल था। ये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक सशस्त्र प्रयास था। सशस्त्र यानी बिल्कुल शस्त्र सहित, यानी हथियारों का उपयोग है इसमें किया गया था और भारत की आबादी का काफ़ी हिस्सा इसके अंदर शामिल था, बहुतायत हिस्सा इसके अंदर शामिल था। भारतीय सेना संख्या में अंग्रेजों से 7 गुना अधिक थी। देखिए, भारतीय जो सेना थी या अंग्रेज अधिकारियों ने जो सैनिक भर्ती थी उसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या में बहुत अधिक भारतीय सैनिक यहाँ पर मौजूद थे, या कह सकते हैं 7 गुना संख्या ज़्यादा थी। इस विद्रोह को जनता का सहयोग भी पूरी तरह से प्राप्त हुआ था, लेकिन इतने पर भी विद्रोह का दमन करने में अंग्रेज है वो सफल रहे और ये विद्रोह असफल हो गया। यानी अंग्रेजों ने इतनी विशाल जो आबादी के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, सशस्त्र प्रयास जो किया गया था, उसको भी दमन करने में अंग्रेज है वो सफल रह गए। तो इसके पीछे क्या कारण था कि ये विद्रोह असफल रहा? इस विद्रोह के असफल होने के उत्तरदायी कारण, तो हम विद्रोह के असफल होने के पीछे कौन से उत्तरदायी कारण थे उन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला कारण आता है कि कुशल और योग्य नेतृत्व का अभाव, कुशल और योग्य नेता का नहीं होना। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर वृद्ध और कमजोर शासक था। यहाँ पर आप उसको शासक कीजिए, शासक यानी नेता, राजा, ठीक है, कर दीजिए। तो शासक था। विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं ने आपसी समन्वय और एकता का अभाव था कि अलग अलग स्थानों से विद्रोह हो रहा था, हर जगह कोई न कोई नेता था, लेकिन फिर भी आपस में उनके रजामंदी नहीं थी, आपस में उनके तालमेल नहीं था, जिससे नेतृत्व का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं हो सका और विद्रोह का दमन करने में अंग्रेज सफल हो गए। तो अंग्रेजों को जो आपसी फूट या आपसी जो तालमेल का अभाव यहाँ लगा, तो इसी तालमेल के अभाव के कारण भी यहाँ पे अंग्रेज है उस विद्रोह को दबाने में जो है सफल रहे। और वहीं बहादुर शाह जफर कहने को दिल्ली का शासक था या संपूर्ण भारत का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहादुर शाह के अंदर वो जोश नहीं था, क्योंकि वो एक वृद्ध और कमजोर शासक था। उसे दबाव में विद्रोह की कमान तो संभालनी पड़ी थी, लेकिन वो वास्तव में नेतृत्व नहीं करना चाहते थे। अगला कारण है, दूसरा कारण, कि क्रांति का समय से पूर्व होना। क्रांति समय से पूर्व हुई थी, यानी समय निर्धारित था 31 मई और क्रांति हो गई 10 मई। तो हम कारण को समझते हैं कि पूर्व योजना अनुसार 31 मई 1857 के दिन क्रांति के लिए निर्धारित किया गया था कि ये दिन था कि संपूर्ण भारत में एक ही समय में एक ही दिन ये क्रांति है वो शुरू की जाएगी, परंतु मेरठ में ये क्रांति उस समय से पूर्व 10 मई को ही प्रारंभ हो गई। ऐसे में अलग अलग स्थानों और स्थानों पर या समय पर हुई क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों को सफलता मिली। देखिए, क्रांति अगर समय के अकॉर्डिंग ही 31 मई 1857 को हो गई होती संपूर्ण भारत में एक ही समय में, तो अंग्रेज उस क्रांति को दबाने में कभी भी सफल नहीं हो पाते, बल्कि ये हम माने तो अंग्रेज उस समय भारत छोड़ने पर जाने पर मजबूर हो जाते। लेकिन चूंकि ये क्रांति है अलग समय में हो गई, 10 मई को ही प्रारंभ हो गई, और फिर ये क्रांति शुरू तो हुई लेकिन फिर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में हुई, जिसके कारण अंग्रेज है वो टुकड़ियों में हर स्थान पर आराम से दमन करने में सफल रह गए। तो ये भी एक कारण था कि ये विद्रोह है वो असफल रहा। फिर है भारतीय नरेशों का असहयोग। नरेश अर्थात शासक, ठीक है। भारतीय जो शासक थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो
ऐसी स्थिति में यहाँ पर अधिकांश रियासतों के राजाओं ने अपने स्वार्थ के कारण इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ किया। वो सब अंग्रेजों से मिले हुए थे या अंग्रेजों के साथ उनकी तालमेल उनका अच्छा था। अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध जो शासक उस समय हुआ करते थे, राजपूत थे, मराठे थे, मैसूर, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि के शासक भी शांत रहे। यानी कि कुछ शासकों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, कुछ शासक है, कोई शासक ऐसे थे जो कि अपने स्वयं के लिए लड़ रहे थे, और कुछ शासक ऐसे थे जो कि शांत बैठे हुए ये नज़ारा देखते लिए रहे, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, जनता का साथ नहीं दिया। तो ऐसे में जब भारतीय शासकों का, नरेशों का असहयोग नहीं मिला तो ये विद्रोह भी अंग्रेजों के लिए इसे दबाना आसान रहा। अगला कारण है, चौथा कारण, कि जमींदारों, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग की तटस्थता यानी कि अलग थलग रहना। ठीक है, अलग थलग रहने का भाव, यानी बिल्कुल देखते रहना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। तो बड़े जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, बल्कि वो सब अंग्रेजों के साथ है, वो खड़े थे और उनका सहयोग किया। शिक्षित वर्ग का समर्थन भी क्रांतिकारियों को नहीं मिल सका, यानी जो शिक्षित वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ। नेक्स्ट कारण हम देखते हैं सीमित साधन। सीमित साधन यानी कम साधन या साधनों का अभाव। अंग्रेजों के पास यूरोपीय देश के प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित सेना थी। अंग्रेजों के पास जो सेना थी वो प्रशिक्षित थी, उनको हथियार चलाने आते थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे और अनुशासित, सबसे डिसिप्लिन सेना थी उनके पास। समुद्र पर अपने नियंत्रण का लाभ भी उन्हें मिला कि समुद्री यानी जल सेना पर भी उनका पूरी तरह से प्रभाव था। दूसरी ओर भारतीय सैनिकों में अनुशासन, सैनिक संगठन और योग्य नेतृत्व का अभाव था। साथ ही इन्हें धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना भी करना पड़ा। देखो, अंग्रेजों की जो सेना थी, थल सेना भी काफ़ी सुसज्जित थी और अनुशासित थी, और वहीं जल सेना में भी पूरी तरह से कह सकते हैं विश्व की जानी मानी शक्तिशाली जो है जल सेना, वो ब्रिटेन के पास थी। तो ये लाभ तो उन्हें मिला, साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय सैनिकों के अंदर अनुशासन, सैनिक संगठन और योग्य नेतृत्व का अभाव था, और उसके पास साथ ही हथियारों और जो उपयोगी सामग्री उनके लिए ज़रूरी थी उसका भी अभाव था, जिसके कारण भी ये क्रांति है वो असफल रही। नेक्स्ट कारण, कि निश्चित लक्ष्य और आदर्श का अभाव। उनके पास निश्चित लक्ष्य नहीं था, आदर्श नहीं था। अंग्रेजों को भारत से निकालने के पश्चात भावी प्रशासनिक स्वरूप के संबंध में कोई आदर्श और निश्चित लक्ष्य भारतीयों के पास नहीं था। बी.डी. सावरकर ने लिखा है कि लोगों के सामने कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता जो उनके हृदय को आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी उतना ही अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। देखिए, सब लड़ रहे थे, हर जगह क्रांति का बिगुल है वो बज रहा था, हर जगह जो है नागरिक है वो आगे आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता था कि वो किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था, निश्चित आदर्श नहीं था कि अंग्रेजों को अगर भारत से बाहर निकाल दिया तो इस संबंध में बाद की प्रशासनिक रूपरेखा क्या होगी। उनके पास कोई आदर्श नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। और वहीं वीर सावरकर ने लिखा है कि लोगों के सामने आने वाली प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा, स्वरूप या आदर्श रखा होता तो लोगों को लगता कि हाँ, अब आगे क्या होगा या किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ लागू की जाएगी, लेकिन लोगों को इन सब का जानकारी नहीं थी। तो ये भी जो है क्रांति को जो है प्रभावित रूप से, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए इसे दबाना आसान रहा। और सबसे बड़ी बात थी कि वी.डी. सावरकर कहते हैं कि क्रांति का अंत भी उतना ही अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। शुरुआती दौर में जिस जोश के साथ लोगों ने क्रांति की शुरुआत की थी, वैसा जोश है वो अंत में नहीं रहा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सातवां कारण, कि अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां यानी समय उनके अनुकूल था। 1857 का वर्ष अंग्रेजों के लिए लाभकारी रहा। क्रीमिया व चीन से युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेज सैनिक भारत पहुंच गए, यहाँ पर आए। यातायात और संचार में डलहौजी द्वारा रेल, डाकतार की व्यवस्था भी उनके लिए अनुकूल रही। देखिए, अंग्रेजों ने क्रीमिया और चीन के साथ युद्ध किया था, और ऐसे में बहुत सारे यूरोपीय सैनिक है वो भारत की तरफ आए, जिसके कारण उनके पास सुसज्जित और प्रशिक्षित सेना थी, अनुशासित सेना थी। और फिर सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेजों ने अपने लिए
व्यवस्था लागू की थी वो है यातायात और संचार की व्यवस्था, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी घटनाक्रम है वो जल्दी ही इन तक पहुंच जाता था। इसकी जानकारी डाकतार की व्यवस्था के लिए पहुंच जाती थी। तो जहाँ जहाँ क्रांति भड़की, जहाँ जहाँ स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही, वहाँ की व्यवस्था इस संचार के माध्यम से उन तक पहुंची और उन्होंने शीघ्र ही उसके लिए कदम है वो उठा लिया। फिर तो ये कदम भी उनके लिए जो है क्रांति के लिए कह सकते हैं कि दबाने में जो है अनुकूल कारण रहा। ये परिस्थितियाँ उनके लिए लाभदायी साबित रही। नेक्स्ट पॉइंट कि कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति। कैनिंग जो कि उस समय अंग्रेज वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग की उदार नीति ने क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्रांतिकारियों के प्रति उदारता का रवैया अपनाया। अंग्रेज अपनी कूटनीति से पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पठानों, अफगानों और सिंधिया व निजाम का सहयोग प्राप्त करने में सफल है। उन्होंने अपनी होशियारी से, अपनी कुशलता से, अपनी कूटनीति के कारण जो है बहुत सारे लोगों को अपने जो है फेवर में कर लिया, या कह सकते हैं कि अपने अनुकूल कर लिया। और ऐसे में उन्होंने उनका सहयोग रहा और जहाँ जहाँ जनता ने उपद्रव या जहाँ जहाँ जनता ने क्रांति का बिगुल बजाया, वहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया उस विद्रोह को दबाने में। तो सहयोग भी मिलता रहा। और लॉर्ड कैनिंग ने थोड़ी सी क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने के लिए जो है उदारता की नीति अपनाई और उसने सहयोगात्मक रुख है वो अपनाया, जिसके कारण भी ये क्रांति है वो असफल रही। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, पारस्परिक समन्वय और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव, ये सब चीज़ें इस पर शामिल हैं। और 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण था कि यही वजह रही कि इन सब चीज़ों की या इन सब वास्तविकताओं की कमी के कारण ये विद्रोह है वो असफल रहा, ये क्रांति है वो असफल रही और अंग्रेजों ने इसका पूरा लाभ उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति की स्वरूप की व्याख्या कीजिए। प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, तो असफलता के कारण भी महत्वपूर्ण है और वही क्रांति के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए कि क्रांति का स्वरूप कैसा था। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, यानी विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग विचार रखते हैं। सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुए इस संघर्ष को जन समर्थन से राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप प्राप्त हुआ। इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जा सकता है, इसे राष्ट्रीय विद्रोह का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण भारत ने जो है साथ दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध ये प्रथम सामूहिक प्रहार था। ये संपूर्ण भारत में एक ऐसी क्रांति थी जिसमें सभी जनता के सभी हिस्सों ने, सभी वर्ग ने इसमें भाग लिया। हालांकि बहुलता में जनता इसके शामिल थी, इसके साथ मौजूद थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिन्होंने इसमें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी इससे या ये एक ऐसा विद्रोह था या एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें संपूर्ण भारत एक हो गया था और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था और अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक रूप से विद्रोह किया था या क्रांति का बिगुल बजाया था। इसके कारण इसे जो है विद्वानों ने अलग अलग जो है संज्ञा दी है। तो इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है वो भी कहा जा सकता है। क्रांति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो मत है उन मतों को हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। अब क्रांति में जो पहला मत आता है कि ये एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि ये सैनिकों के माध्यम से शुरू हुआ था। रॉबर्ट जॉन लॉरेंस, सीले, चार्ल्स राइट्स, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। निस्संदेह ये विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें भाग लिया था, अतः इसे पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह माना है। तो इसमें नाम आता है रॉबर्ट्स, जॉन लॉरेंस, सीले, चार्ल्स राइट्स और दुर्गादास बंदोपाध्याय। ये राइट्स आएगा, आप इसको सही करेंगे, ठीक है, चार्ल्स राइट्स। नेक्स्ट, अब कुछ विद्वान इस विद्रोह के बारे में ये कहते हैं कि ये एक मुस्लिम प्रतिक्रिया थी, यानी मुसलमानों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया। सर जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, मॉलिसन और कूपलैंड, देखो आउटरम और डब्ल्यू टेलर ये अलग अलग हैं,
और इनका मानना है कि विद्रोह हिंदू शिकायतों की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र था, कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से कहीं ना कहीं गुस्सा या खफा या नाराज़गी थी, तो उन्होंने इस विद्रोह की आड़ में ये जो है मुसलमानों ने ये षड्यंत्र रचा था। ये मुस्लिम शासन की पुनः स्थापना का प्रयास था, लेकिन हिंदुओं का अधिक संख्या में भाग लेने के कारण ये मत भी पूर्णतया सत्य नहीं है। तो इसे भी विद्वानों ने सत्य नहीं माना है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक जनसंख्या है, वो हिंदू जनसंख्या थी। तो ऐसी स्थिति में इसे मुस्लिम प्रतिक्रिया भी नहीं माना जा सकता है, तो इसे भी सत्य नहीं माना जा सकता। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह विद्रोह एक जन क्रांति था। सर जॉन केई, अंग्रेज इतिहासकार, के अनुसार ये क्रांति श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष थी, लेकिन अंग्रेज सेना में अनेक भारतीय थे, अतः यह कहना भी सही नहीं है, क्योंकि क्रांति में जो है सेना के अंदर बहुत अधिक मात्रा में भारतीय सेना शामिल थी। तो इसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि श्वेत लोगों के विरुद्ध ये काले लोगों का संघर्ष था। जिस तीव्र गति से विद्रोह फैला, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि विद्रोह को जनता का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। कैनिंग ने लिखा है, और कैनिंग जो लिखते हैं कि अवध में हमारी सत्ता के विरुद्ध किया गया विद्रोह बहुत व्यापक था। व्यापक यानी भयंकर। संपूर्ण जनता है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और अवध से अगर आपको ध्यान है तो इसमें बेगम हजरत महल थी, वाजिद अली शाह की बेगम, और यहाँ पे जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और तालुकदारों सभी ने बेगम का साथ दिया था, बेगम हजरत महल। और उनके पुत्र जो है बिरजिस कद्र को बेगम ने लखनऊ का नवाब है वो घोषित कर दिया था, और वो अंग्रेजों के विरुद्ध है वो खड़ी हो गई थी। वहीं अंग्रेजों ने जो है बेगम हजरत महल के जो पति कह सकते हैं या अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन या भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था और उन्हें निष्कासित कर दिया था, उनकी शासन व्यवस्था को जो है छीन लिया था और बंगाल निर्वासन के लिए भेज दिया था। तो जिसके कारण भी बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह किया और जनता ने पूरी तरह से साथ दिया। तो यहाँ पे कैनिंग ने इसके बारे में लिखा भी है, स्पष्ट किया है कि ये विद्रोह बहुत व्यापक था। जॉन ब्रूस नाइट ने इसे जन विद्रोह बताया। मॉलिसन ने इस विद्रोह को अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास है वो बताया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है इसके बारे में बताया है। और इसके अलावा और अन्य पॉइंट है कि ये क्रांति किसानों का विद्रोह थी। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये क्रांति किसानों के द्वारा विद्रोह का स्वरूप थी। कुछ विद्वानों ने विद्रोह में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने पर इसे किसान विद्रोह भी कहा है। किसानों ने कंपनी सरकार के साथ जमींदारों और बड़े तालुकदारों के विरुद्ध भी विद्रोह किए, लेकिन इसे पूर्णतः ये भी सत्य नहीं कहा जा सकता। जमींदार जो जमीन के मालिक हुआ करते थे, शासक और बड़े तालुकदार, ये भी तालुकदार यानी जमींदार की ही एक नस्ल कह सकते हैं या उसी का स्वरूप है, और उनके अंग्रेजों के साथ सीधे ताल्लुक हुआ करते थे। ताल्लुक यानी कि सीधे संबंध उनके होते थे, तो उनको तालुकदार कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 5वां पॉइंट कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसे विद्वान राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा भी देते हैं। उसमें नाम आता है बेंजामिन डिज़रेली, अशोक मेहता, वीर सावरकर आदि ने इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। लेकिन पश्चिमी इतिहासकार राष्ट्रीयता का अर्थ यूरोप की 20वीं सदी की राष्ट्रीयता से लेते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते। तो भारतीय जो है इतिहासकार अशोक मेहता है, वीर सावरकर है, तो इन्होंने या बेंजामिन जो है इन्होंने तो इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना है। लेकिन ये जो है यूरोप में उस समय राष्ट्रीयता का अर्थ के अकॉर्डिंग इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना है। उनकी परिभाषा के अनुसार या उनकी मान्यता, उनकी अवधारणा के अनुसार डॉक्टर सत्याराय ने अपनी पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद के अंदर लिखा है कि हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए, कि यूरोप की परिभाषा या राष्ट्रीय अवधारणा के संबंध में ये राष्ट्रीय विद्रोह अंग्रेज नहीं मानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सत्याराय है, जो भारतीय इतिहासकार है, और उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के लिए बताया है कि हमें यूरोपीय परिभाषाओं के आधार पर इसको लागू नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय भावना के कारण ही सभी लोगों ने बिना किसी मतभेद के आपसी वैमनस्य यानी शत्रुता, ठीक है, शत्रुता को भुलाकर जो है इस विद्रोह का साथ दिया था और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में जो है सामूहिक प्रयास किया था। तो राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में ये आता है। फिर
अन्य भी एक पॉइंट है कि ये क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया डॉक्टर S.N. सेन, B.D. सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद, S.B. चौधरी जैसे इतिहासकारों का ये मानना है कि इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, पर यह विद्रोह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। यानी अंग्रेजी शासन के लिए ये काफ़ी चुनौती का दौर था और इससे अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता के युद्ध का गौरव प्राप्त हुआ। तो फिर इसे विद्वान है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के युद्ध का गौरव भी कहते हैं। अतः ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत में अंग्रेज विरोधी भावनाएं थी। अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में, जनता के मन में आक्रोश था, गुस्सा था। अतः इसे मात्र विद्रोह या मुस्लिम षड्यंत्र कहना उचित नहीं होगा, वरन भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष कहा जाता। ठीक है, तो इसे प्रथम उद्घोष भी कहा जा सकता है। उद्घोष यानी एक तरह से शुरुआती जो बिगुल बजाया गया था उसे कह सकते हैं, कहना उचित होगा, जिसमें राष्ट्रवादी तत्वों का समावेश था। लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना थी और इसी के कारण सभी एकजुट होकर सभी ने इस विद्रोह के साथ दिया, इस विद्रोह में जुट पड़े या कह सकते हैं इस विद्रोह के लिए शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक यानी ऑन स्पॉट, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। तो हम पॉइंट को देखते हैं कि 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए थे और जिन्हें प्रयोग से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। अफवाह ये थी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, कि इन कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगाई थी। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह शुरू कर दिया। तो हमें समझ में आता है कि क्योंकि जहाँ गाय है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय थी और सूअर था जो वो मुसलमानों के लिए निषिद्ध था, यानी घृणा का पात्र था, तो ऐसे में दोनों का ही धर्म भ्रष्ट होता था और अंग्रेजों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इसका प्रयोग है वो किया था। राइफल के अंदर जो एनफील्ड राइफल आई थी उसके अंदर जो कारतूस है उन्हें मुंह से खोलकर जो है बंदूक के अंदर या उसमें डाला जाता था, तो मुंह से खोलने पर जो है लोगों का धर्म भ्रष्ट होता था और वहीं जो है अपने पूजनीय पशु गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकते थे, यानी धर्मभ्रष्ट, और मुसलमानों के लिए सूअर निषिद्ध था। वो धर्मभ्रष्ट होने की भावना के कारण इसे ये तात्कालिक विद्रोह है वो जो है शुरू हुआ, या तात्कालिक कारण के रूप में हम ले सकते हैं। चर्बी वाले कारतूसों की घटना नहीं होती तो क्या 1857 का विद्रोह होता, ये प्रश्न पूछा है। क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, यानी हमसे पूछा गया है कि हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं या कह सकते हैं कि हम अपने विचार क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न है, इसका उत्तर दिया कि हमारे विचार से यदि चर्बी वाले कारतूसों की घटना नहीं होती तो भी ये विद्रोह होता, क्योंकि ये विद्रोह आकस्मिक नहीं था। यानी किसी भी प्रकार का जो आंदोलन होता है, किसी भी प्रकार की जो क्रांति होती है, वो क्रांति कभी भी अचानक से नहीं होती। कई ऐसी चीज़ें होती है जो धीरे 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 जमा हो जाती, जिसे कह सकते हैं स्प्रिंग को जितना दबाते हैं वो स्प्रिंग उतनी ही तेजी से उछलती है। अर्थात सिर्फ ये एक कारण नहीं था, बल्कि उन कारणों के पीछे अनेकों ऐसे कारण मौजूद थे जिसके कारण लोगों के मन में आक्रोश तो था ही, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, अंग्रेजी व्यवस्था के प्रति उनके मन में नाराजगी थी। तो अगर ये चर्बी वाले कारतूस ना भी होते, ये तो तात्कालिक कारण के रूप में हम मान सकते हैं या अचानक घटित होने वाली घटना के रूप में हम इसे ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में अनेकों कारण इसके पीछे मौजूद थे और इसने तो इसको चिंगारी के काम के या कह सकते हैं जो है चिंगारी का काम है, इस घटना को देने का प्रयास है वो किया है, या चिंगारी का काम है वो किया है। ये विद्रोह दशकों से जारी अंग्रेजों की शोषणपूर्ण और दमनपूर्ण और भेदभावपूर्ण नीतियों में पिस रहे भारतीय लोगों के रोष का परिणाम था। घास के ढेर पर चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी। यदि घास का ढेर यानी सूखी घास जिसे सिर्फ चिंगारी लगाने पर ही अचानक से सुलग जाती है या
आग पकड़ लेती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। यदि ये चिंगारी चर्बी वाले कारतूस न होते तो कोई भी चिंगारी ढेर को भस्म कर डालती, कि न भी होते तब भी ये घटना तो घटित होती ही होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहादुर शाह जफर कौन थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, और संक्षिप्त में उनके बारे में बताइए। बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट थे। क्रांतिकारियों द्वारा अनुरोध करने पर वे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए राजी हो गए। हालांकि बहादुर शाह जफर है इस क्रांति का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एक कमजोर और वृद्ध शासक हो चुके थे। लेकिन क्रांतिकारियों ने जो है मुगल शासक बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। तब बहादुर शाह ने इस नेतृत्व को संभालने के लिए राजी हो गए। यद्यपि बहादुर शाह उस समय अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, तो भी उन्होंने दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किया। बहादुर शाह ने सैनिकों द्वारा आरंभ किए गए इस विद्रोह को युद्ध का रूप है वो प्रदान किया। फिर है 1857 के विद्रोह में राजस्थान से किस नेतृत्वकर्ता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये भी आपका प्रश्न मुख्य है, जिसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा नेतृत्वकर्ता जो राजस्थान से शामिल था। तो इसमें नाम आता है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, ने नसीराबाद, नीमच, एरनपुरी है, आप इसको पूरा कर दीजिए, कि अंग्रेज सैनिक छावनियों में क्रांति का बिगुल बजाया। ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज रेजिडेंट माक मॉन्सन की गर्दन अलग कर उसे आउवा के किले पर लटका दिया, लेकिन अंग्रेज सेना ने शीघ्र ही आउवा के ऊपर अधिकार कर लिया। यानी ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया है, और साथ ही साथ डर का माहौल उत्पन्न करने के लिए अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था मैकमॉन्सन, उसकी गर्दन को भी काटकर आउवा के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया था। लेकिन अंग्रेज सेना ने शीघ्र ही आउवा के ऊपर अधिकार कर लिया। मेवाड़ तथा कोटा में भी विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया था। कोटा में मेजर बर्टन जो है उसके पुत्रों और जो है एक सर्जन डॉक्टर की हत्या करने के कारण कोटा में भी विद्रोह है वो तीव्र हो गया था। और वहीं जनता ने जो है इस विद्रोह को भी पूरी तरह से अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया था, और यहाँ विकराल रूप है वो धारण कर लिया था। मेवाड़ की जनता में भी जो है आक्रोश था, और मेवाड़ के कुछ शासक कह सकते हैं जमींदार लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया। आम जनता ने इस क्रांति में अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया, लेकिन उचित नेतृत्व के अभाव में ये विद्रोह भी सफल नहीं हो सका। तो यहाँ पर भी हालांकि राजस्थान में भी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अलग अलग लोग थे, जिसमें खास तौर से आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही। कुशाल सिंह ने जो है अंग्रेजों को नाक और चने चबवा दिए थे। तो इस प्रकार से ये विद्रोह, या कह सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता के रूप में कुशाल सिंह की भूमिका जो है मुख्य रही। वहीं मेवाड़ के शासक पृथ्वी सिंह और सलुम्बर के शासक इसमें जो है कुशाल सिंह का साथ है वो दिया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्रोह को उचित नेतृत्व नहीं मिल पाया, लेकिन जनता ने शासकों का या अपने जमींदारों का साथ है वो पूरी तरह से दिया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि कंपनी शासन का अंत किस प्रकार हुआ। कंपनी शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका, कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप 1 नवंबर 1858 को महारानी के घोषणा पत्र यानी विक्टोरिया, महारानी उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया ने जो है यहाँ पे अंग्रेजों की स्थिति से, या कह सकते हैं ब्रिटेन की जो है साख है वो बिगड़ रही थी। तो इस घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सम्राट के हाथों में दे दिया, सीधे क्राउन के हाथ में चला गया, कंपनी के हाथ से लेकर। और इसमें अधिनियम है 1858 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर भारत के शासन संचालन हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन भी किया गया, जिसके सभापति को भारतीय राष्ट्रीय राज्य सचिव का नाम है वो दिया गया, और गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल का पद है वो दिया गया था, वो अब सीधे क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, और यहाँ पे जो पदनाम वायसराय कर दिया गया। अब वायसराय का अर्थ होता है प्रतिनिधि। ठीक है, यानी शासन किसका था,
ब्रिटेन के शासक का, राजा या विक्टोरिया जो रानी थी उस समय। और यहाँ पर जो भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग है वो अपने फैसले ले रही थी, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग है वो व्यवस्था चला रही थी। और धन का निष्कासन चूंकि ब्रिटेन को हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन और वहीं पे ब्रिटेन के शासक को इसका पूरा लाभ भी मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके तहत यहाँ पे बहुत सारे शासक इसके अंदर शामिल थे। बहुत सारे जो रानी लक्ष्मीबाई ले लो, अवध का शासक, या बेगम हजरत महल लो, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, तो ये ऐसे लोग थे जो कि कुलीन घरानों से थे। और साथ में यहाँ पर उनके अंदर भी कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई जो है गुस्सा या आक्रोश था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है ये लोग खड़े हो गए थे। तो इससे ब्रिटेन की साख है वो खराब हो रही थी। और जब इस विद्रोह का भयंकर स्वरूप 1857 के रूप में, क्रांति के रूप में जब सामने आया, तो ऐसे में जो रानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की थी, उन्होंने सीधा व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। और इसके तहत ही जो है शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर जो है ब्रिटिश शासन सम्राट के हाथों में दे दिया। और फिर उसके लिए जो है उन्होंने विभिन्न जो है इंडिया काउंसिल या परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया। और फिर उन्होंने इसी के तहत जो वायसराय को, जो भी यहाँ पर जो शासक बनकर आ रहा था या जो भी वायसराय बन के आ रहा था, वो सीधा इसके लिए इसके प्रति, सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था और वो प्रतिनिधि बन के आ रहा था, यानी उनके दिशा निर्देशों के ऊपर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि कर दिया गया। तो ये था इसके तहत कि कंपनी शासन का अंत हो गया। फिर नेक्स्ट आता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति क्या थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। फूट डालो और शासन करो की नीति। 1857 की क्रांति में सांप्रदायिक सौहार्द से घबराकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता यानी धर्म की आड़ में जो है धर्म के नाम पर जो है गलत धारणाएं लोगों के अंदर फैलाना, जातिवाद यानी जातिगत भेदभाव, क्षेत्रवाद यानी क्षेत्रों के आधार पर भेदभाव आदि संकुचित प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इस आधार पर वे भारतीयों की एकता में फूट डालना चाहते थे। अतः उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई कि वो अपने लाभ के लिए कि किस प्रकार से वो भारतीयों को आपस में लड़ा कर फिर अपना फ़ायदा, अपने स्वार्थों को पूरा कर सकते थे। और ऐसे में भारतीय जनता के बीच में उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना को फैलाया, जातिवाद और क्षेत्रवाद की संपूर्ण विचारधारा को उन्होंने फैलाया। और भारतीय जनता ने जिसने भी इसको स्वीकार किया, इसको माना, तो वैसे में यहाँ पर फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने जो है अपनी धारणा को सही साबित किया और उसका लाभ भी उन्होंने लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति एक जन क्रांति थी, स्पष्ट कीजिए। 1857 का विद्रोह एक जन क्रांति था क्योंकि इसमें किसान, जमींदार, सैनिक, विभिन्न व्यवसाय के लोगों ने इसमें भाग लिया था। जिससे तीव्र गति से ये विद्रोह फैला, उससे ये बात प्रकट होती है कि विद्रोह को जनता का प्रबल समर्थन प्राप्त था। बहुत से स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों को पूर्ण सहयोग भी दिया। कैनिंग ने लिखा है कि अवध में हमारी सत्ता के विरुद्ध किया गया विद्रोह बहुत व्यापक था। जॉन ब्रूस नॉर्टन ने भी इस विद्रोह को जन विद्रोह बताया है। अतः स्पष्ट होता है कि 1857 की क्रांति एक जन क्रांति थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 1857 की क्रांति का स्वरूप, परिणाम और क्रांति या सफलता के कारणों के लिए जो ये प्रश्न जो आपके लिए चुने गए हैं वो सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपने इन प्रश्नों को समझने का प्रयास किया होगा या समझ में आया होगा। धन्यवाद।